देखिए, तो आवाज को 100% सुन पा रहे हैं सभी आदमी? क्या चलिए, तो आवाज में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। यानी कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है, ठीक है ना, इस कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है, ठीक है ना, वह आपको 1952 से, कितना से 1952 से 1967 तक माना जाता है। अब हम कहेंगे कि सर ऐसा आप क्यों करें, तो देखिए, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आजादी के बाद क्या था कि हमारे देश में आपको जो सबसे मजबूत पार्टी थी वो आपको कौन थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं था, ठीक है ना। और आजादी के बाद हमारे देश में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। क्या हुआ था, 1952 में। और 1952 के जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, इस प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ था कि आपको असातीत सफलता को हासिल किया और केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी क्या की, सरकार बनाई। तो हमारे यहाँ जो आम चुनाव होता है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है, 5 वर्ष पर। तो उसके बाद क्या हुआ था कि आपको 1957 में जो चुनाव हुआ, उस 1957 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ जानते हैं कि आपको पूर्ण सफलता मिली। क्या मिली, पूर्ण सफलता मिली, ठीक है ना। हालांकि 1957 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो आपको क्या हुआ था कि आपको केरल में बनी थी। लेकिन इस केरल में बनने वाली सरकार को भी क्या हुआ था कि 1959 में क्या हुआ था कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना, उनके प्रयास से उस कम्युनिस्ट सरकार को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर आपको 1962 के भी चुनाव हुआ। 62 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ कि आपको आशातीत सफलता मिली, ठीक है ना। तो इस सबके पीछे कारण क्या था कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व काफी अच्छा था। क्या था, काफी अच्छा था, मतलब लोगों की नजर में, ठीक है ना। दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी का अन्य कोई विकल्प नहीं था। क्या था, कोई विकल्प नहीं था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस जो था देश की आजादी में अहम योगदान दिया था। इस सभी वजह से क्या हुआ था कि कांग्रेस को आपको क्या हुआ था कि प्रथम 3 आम चुनाव में आशातीत सफलता मिली। इसीलिए कहा जाता है कि 1952 से लेकर 1967 तक क्या था कि देश की राजनीति में क्या था कि आपको एकल प्रभुत्वशाली व्यवस्था थी। क्या थी, एकल प्रभुत्व, क्या कहेंगे, एकल प्रभुत्व, ठीक है ना। क्या कहेंगे, एकल प्रभुत्व, ठीक है ना, शाली व्यवस्था। क्या कहेंगे, एकल प्रभुत्वशाली व्यवस्था जो थी वो आपको कब से कब तक थी, 1952 से लेके 1967 तक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि प्रथम 3 आम चुनाव था, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जो प्रथम आम चुनाव है वो आपको कब हुआ था। तो देखिए, तो प्रथम आम चुनाव हमारे देश में आपको 1952 में हुआ था। क्या हुआ था, 1952 में हुआ था, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा, 1952 से 1967 तक, कितना तक, 1952 से 1967 तक, याद रखिएगा कितना से, 1952 से 1967 तक हमारे देश में क्या है कि आपको आम चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। क्या होता था कि आपको आम चुनाव, ठीक है ना, और आपको विधानसभा का चुनाव, क्या है, विधानसभा का चुनाव जो होता था एक साथ होता, मतलब कि सांसदों और विधायकों का चुनाव जो होता था ना वो आपको एक साथ होता था। आज देखते होइएगा कि आपको आम चुनाव क्या होता है कि आपको अलग होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए 2019 में आम चुनाव हुआ था, पूरे देश में इलेक्शन हुआ था, संसद का वो इलेक्शन होता है, ठीक है ना। और जबकि राज्य में देखते होइएगा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होता है। जैसे देखिए 2020 में बिहार में हुआ था, अभी देखिएगा कि आपको 2022 में जो है यूपी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। क्या, इसके अलावा आपको पंजाब में चुनाव होने वाला है। तो देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या होते हैं कि आपको जो विधानसभा का चुनाव है अब अलग अलग होता है। लेकिन हमारे देश में क्या था, देखिए 1952 से 1967 तक आम चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों क्या होता था, एक साथ होता था। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा, देखिए यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार राज्य में कहाँ बनी थी, ठीक है ना। तो देखिए राज्य में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार है, याद रखिएगा, राज्य में पहली आपको गैर कांग्रेसी सरकार, तो राज्य में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको केरल में बनी थी। क्या बनी थी, केरल में। हम राज्य की बात करें तो राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार क्या बनी थी, आपको केरल में। केरल में कब बनी थी, तो यह आपको 1957 में बनी थी। कब बनी थी, 1957 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। ध्यान से सुनिएगा, केंद्र की बात हो रही थी, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है ना। तो केंद्र में पहली आपको जो गैर कांग्रेसी सरकार है, क्या है, गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है ना, वह आपको कब बनी थी, तो यह आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 77 में, कितना में, 1977 में। और आपको जनता पार्टी जो था उसी की क्या हुई थी कि आपको सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की ओर से जो आपको क्या था कि प्रधानमंत्री जो बने हुए थे वो आपको कौन बने थे, तो वो आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो इसीलिए कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपको क्या थे जानते हैं, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे, प्रथम
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो याद रहेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए जरा। हाँ, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई। फिर ऐसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद रखिएगा अटल बिहारी, हाँ ध्यान से सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। ये आपको प्रथम क्या थे जानते हैं कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मतलब 5 सालों तक प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आपको गैर कांग्रेस से रहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आपको इस चीज को याद रखना है। और दूसरी बात यह है कि एक कार्यकाल में जो सबसे छोटा कार्यकाल जो था, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के रूप में किसका था? तो आपको यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार आपको क्या हुए थे कि प्रधानमंत्री बने थे, तो मात्र 13 दिन ही यह प्रधानमंत्री रह सके थे। यानी कि लोकसभा में क्या था कि आपको विश्वास मत मतलब प्रस्तुत करने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था कि आपको त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिए। तो उसके बाद दूसरी बार बने थे तो 13 महीना रहे, और उसके बाद फिर बने तो आपको 5 सालों तक रहे। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि देश के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो हम क्या कहेंगे? आपको अटल बिहारी वाजपेयी। सीधे पूछेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो क्या कहेंगे? मोरारजी देसाई। आईएमए को क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि सर्वाधिक दिनों तक, ठीक है ना, कि आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अब किसके पास हो गया है? तो आपको नरेंद्र मोदी के पास। किसके पास? नरेंद्र मोदी के पास। याद रखिएगा कि सर्वाधिक दिनों तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया है? नरेंद्र मोदी के पास, ठीक है ना। सर्वाधिक दिनों तक क्या कहेंगे? सर्वाधिक दिनों तक, ठीक है ना, कि आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने रहने का रिकॉर्ड हो गया वो किसके पास हो गया है? नरेंद्र मोदी। तो आपको नरेंद्र मोदी के पास हो गया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको समझना है। क्या कहना है? समझना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर जी आप ये कैसे कहते थे? देखिए नरेंद्र मोदी जो थे वो आपको 2014 से 2019 एक कार्यकाल को पूरा किए, फिर आपको 19 में लगातार वो जीते। क्या किए? जीते, ठीक है ना। तो देखिए तो 5 साल उधर, देखिए अब 19-21 चला है नहीं, तो 7 साल इधर। तो देखिए तो सबसे ज्यादा दिनों तक केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया? नरेंद्र मोदी जी के पास। नरेंद्र मोदी जो अभी भी आपको प्रधानमंत्री है, क्या है ही है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए, कि बताइए कि सर्वाधिक दिनों तक गैर कांग्रेसी पीएम बनने रहने का रिकॉर्ड अब किसके पास हो गया था? क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सीधे पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, क्या कहेंगे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो थे यह पहले ऐसे पीएम थे जिनको क्या हुआ था जानते हैं? इस्तीफा देना पड़ा था प्रधानमंत्री के पद पर से, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? तो वह आपको यानी कि नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी। तो इन सारे चीज को आप लोग समझ गए, ठीक है ना। तो फटाफट आप इसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रश्न कर रहा है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में कह रहा है राम मनोहर लोहिया, सी में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए तो लौह पुरुष के नाम से भारत में जो जाना जाता है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। याद रहेगा कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। याद रखिएगा। दूसरी बात क्या होगा कि आपको लौह महिला के नाम से कहेगा तो वो आपको इंदिरा गांधी को। किसको कहेगा? इंदिरा गांधी। बताइए तो यहाँ पर कुछ लोगों का नाम लिखते हैं, उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले हो जाएगा आपको क्या? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, याद रखिएगा इनको सरदार की उपाधि जो दिया गया था वो आपको गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, 1928 में आपको बारदोली की महिलाओं की ओर से। किसकी ओर से? बारदोली की महिलाओं की ओर से। देखो तो यहाँ से दो क्वेश्चन सीख लिया कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अब बारदोली सत्याग्रह क्या हुआ था? गुजरात में। क्या हुआ था? गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह जो था ना वो आपको किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। नहीं तो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो आपको महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी जो दिए थे वो बारदोली की महिलाओं की ओर से दिए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। दूसरी बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। सारे ऑप्शन पर विचार करेंगे इनको क्या कहा जाता है? तो आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखो ब्रदर आप लोग का मोबाइल बज रहा है, बड़ा गलत बात है। आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कहने का मतलब है कि भारत के
लौह पुरुष के नाम से हम किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन सब कई बार आए हुए हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या करते जानते हैं कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, ठीक है ना, एकता दिवस। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हम क्या कहेंगे? 31 अक्टूबर को। क्या है? 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, ठीक है ना। और ये आपको देशी रियासतों का क्या कहते हैं? एकीकरण किए थे। क्या कहते हैं? एकीकरण किए थे। इनको आपको देशी रियासतों के एकीकरण के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने देशी रियासतों का क्या किए थे? एकीकरण किए थे। इसके अलावा ये भारत के पहले आपको उप प्रधानमंत्री थे, मतलब कि प्रथम आपको क्या थे जानते हैं कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और साथ साथ ये क्या थे जानते हैं कि आपको प्रथम गृह मंत्री भी थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रथम गृह मंत्री और प्रथम आपको प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है? याद रखना है। दूसरी बात की संविधान बनाने के लिए जो आपको कई सारी समिति गठित हुई थी, उसी में से एक समिति था आपको मौलिक अधिकारों और परामर्श संबंधी समिति। उसके भी जो आपको अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे तरीका से क्या करना है? समझना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से कह रहा है कि आपको भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। आगे में कहता है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? बताइए आपको। इंदिरा गांधी को, ठीक है ना। तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा क्या कहेंगे? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो देखो भाई आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो हम लोग इंदिरा गांधी को जानते हैं। किसको जानते हैं? इंदिरा गांधी को। तो याद रहेगा कि आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी क्या कहते हैं? अपने काल में कई सारे आपको सुधारात्मक कार्य किए थे। जैसे कि आपको इन्होंने क्या किया था जानते हैं? सबसे पहले कि 19 जुलाई, ठीक है ना, 1969 को इन्होंने, ठीक है ना, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। कितने बड़े बैंकों का? 14 बड़े बैंकों का इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने दूसरे टर्म में भी आपको 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, ठीक है ना, 1980 को किए थे। तो 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है ना, कि आपको 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो थे वो आपको इंदिरा गांधी किए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय में ही आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो याद रहेगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो किसके समय में चला था? तो आपको इंदिरा गांधी के समय में 1984 में। कहाँ चला था? तो स्वर्ण मंदिर में। कहाँ चला था? स्वर्ण मंदिर में। तो याद रहेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो आपको जो चला था, कब चला था? 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया था, ठीक है ना, वो आपको किसके आदेश से चलाया गया था? तो इंदिरा गांधी के आदेश से। कहा था? स्वर्ण मंदिर में। क्या खिला? तो जो चरमपंथी सिख है, स्वर्ण मंदिर तू ना जानता कहाँ है? अरे बेटा वो अमृतसर में। क्या है? अमृतसर में। भारत का जो सबसे बड़ा अगर आपको कोई गुरुद्वारा है तो आपको स्वर्ण मंदिर ही है। क्या है? स्वर्ण मंदिर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं गोल्डन टेम्पल। क्या कहते हैं? गोल्डन टेम्पल। तो स्वर्ण मंदिर को जो बनवाया था, क्या हुआ था? बनवाया था। वो आपको कौन बनाया था? बताइए। स्वर्ण मंदिर की नींव को रखा था तो गुरु अर्जुन देव ने रखा था। कौन रखा था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है ना। और अमृतसर नगर को जो बसाया था वो आपको रामदास बसाए थे। कौन बसाए थे? रामदास। ये सब सिखों के गुरु है। सिख धर्म में आपको 10 गुरु हुए थे, बताया था। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। तो उसी अर्जुन देव ने क्या किया था कि स्वर्ण मंदिर की नींव को क्या किए थे कि आपको डाले थे कहाँ? तो अमृतसर में। क्या है? अमृतसर में। इसको कहते हैं गोल्डन टेम्पल। तो 1984 में की था कि जो कुछ चरमपंथी सिख था वो में इकट्ठा हो गया था हथियार लेके, ठीक है ना। तो उसी चरमपंथी सिख को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में जो ऑपरेशन चलवाया गया था उसी का नाम दिया गया था क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरी बात की 1971 में इंदिरा गांधी जो थे वो आपको राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स व्यवस्था को समाप्त कर दिए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि राजा को जो मिलने वाले जो विशेषाधिकार था जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था, तो प्रीवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया? 1971 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1971 में समाप्त कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखिएगा आप 26वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स व्यवस्था को इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? आपको समाप्त कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इंदिरा गांधी ने राजाओं को मिलने वाले जो आपको विशेषाधिकार था प्रीवी पर्स व्यवस्था उसको कब समाप्त कर दिए थे? तब क्या कहेंगे? 1971 में। 1975 में आपातकाल लागू करवाने के लिए इंदिरा गांधी जो थे
जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस सारे चीजों का आपको अच्छे से समझ लेना। और इंदिरा गांधी जो थी आपको ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। अभी तक हमारे देश में एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन ये ऐसी प्रधानमंत्री थी जो अपने कड़े फैसले लेने के लिए क्या होती थी, आपको जानी जाती थी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बोलो। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, कोनो शक है क्या? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था क्या, याद है? 31 अक्टूबर 1984 को। तो आप लोग को एकदम याद रखना है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब, 31 अक्टूबर 1984 को। तो इन चीजों को याद रखना है। चलो इसमें एक ऑप्शन और है लड़का, देखो क्या है कि आपको महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी। तो देखिए, तो महात्मा गांधी से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कभी कभी महात्मा गांधी का जन्मदिन भी पूछ लिया जाता है, नहीं? तो देखिए, तो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है वो आपको 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन होता है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? तो आपको पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में, ठीक है ना। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? पोरबंदर, ठीक है। पोरबंदर जो है काठियावाड़ गुजरात में। कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में। यहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी इनके माता का नाम भी पूछ लिया जाएगा। तो माता का नाम क्या है? पुतली बाई। देखिए, ज्यादा विशेष नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियो जो है इन पर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है ना। पुतली बाई। पिता के नाम जो थे आपको करमचंद गांधी, क्या थे? करमचंद। लड़का सब वो जो करमचंद 5 वाला है वो ना, 5 वाला होता है करमचंद। क्या होता है? करमचंद। देख लीजिएगा, लड़का से गुटखा भाई से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक है करमचंद, क्या है? करमचंद। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम जो है ना आपको करमचंद गांधी है। क्या है? करमचंद गांधी। जो याद रखिएगा कि करमचंद में फर्क है, ठीक है ना। चलिए आइए, आप देखिए, माता पिता हो गया तो पत्नी का नाम भी जरूरी है ना। पत्नी का नाम जो है आपको क्या था? आपको कस्तूरबा गांधी। देखिए, गांधी जी ना आपको बाल विवाह के शिकार हुए थे। किसके शिकार हुए थे? बाल विवाह, ठीक है ना। मतलब बचपन में इनकी क्या हुई थी कि आपको विवाह जो थी वो आपको करवा दी गई थी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि ये जो गांधी जी है इनके 4 पुत्र थे, लेकिन 4 पुत्र जितना ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उससे ज्यादा यह पूछा जाता है कि गांधी जी के 5वां पुत्र किसे कहा जाता है। तो गांधी जी का 5वां पुत्र जो है वो आपको जमनालाल बजाज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। देखिए, कोई भी प्रश्न आएगा छोड़ना नहीं कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, ठीक है ना। पहला नहीं है, देखिए ये उपाधि दिया गया है कि गांधी जी के 5वां पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। देवदास, रामदास ये सब जो हो गए वो गांधी जी के पुत्र थे, ठीक है ना। लेकिन इन्हें उपाधि दिया गया है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। जितना करे फिलहाल आप उसी को समझिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का बैच है, इसमें ज्यादा लंबा आपको नहीं ले चलेंगे। आइए, इनको ना राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। इनको जो राष्ट्रपिता कहे थे वो आपको कौन कहते हैं जानते हैं? आपको सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि इन्हें राष्ट्रपिता कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस जो थे आजाद हिंद सरकार के पहले क्या थे कि आपको मतलब कि क्या कहते हैं कि आपको मतलब कि नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है बताइए तो? मतलब कि महात्मा गांधी को कौन कहते थे? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी। याद रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये 1938 में और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 3 बातों को भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आइए, फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी जो थे इनको बापू भी कहा जाता है। तो इनको बापू कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब इनकी हत्या हुई थी ना तो उसके बाद आपको रेडियो पर आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि अब बापू हमारे बीच नहीं रहे। क्या रहे? बापू हमारे बीच नहीं रहे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी को बापू कौन कहते तो हम क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे कौन दिए थे? आपको रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देखिए, पहले सुनिए, पूरा समझिए और उसके बाद बोलना है। ना समझ में आएगा तो लास्ट में बीच में वैसे नहीं बोलना है, ठीक है ना। देखो यहाँ सुनो, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था कि आपको सफल हुआ था उसके बाद, ठीक है ना। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि कौन दिया था? ठीक है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सिंगापुर रेडियो से कौन कहते थे? सुभाष चंद्र बोस ने कहते थे। इन चीजों को याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? और सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1938 में, 1940 में। काफी क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। देखिए, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो होता है दोनों आपस में भाई भाई होता है। क्या होता है? भाई भाई होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको फटाफट क्लियर कर लीजिए। अब जो मेरा अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है
कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपको दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति क्या है, ठीक है ना। तो देखिए 1970 के दशक में, किस दशक में? 1970 के दशक में क्या हुआ था कि भारत सरकार जो है प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या किए थे कि आपको विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है ना, उन्नत नस्ल के गाय और क्या क्या कि भैंस के नस्लों का विकास किया, जिससे क्या हुआ कि दूध उत्पादन में असातीत बढ़ोतरी हुई थी। इसी को कहा गया था आपको क्या? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना। और ये जो श्वेत क्रांति है इसके जो जनक है वो आपको कौन है? तो आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो याद रखना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है ना। और श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो आपको दूध के उत्पादन से, या आपको क्या कहेंगे कि मतलब दूध उत्पादन से, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो कहेंगे दूध के उत्पादन से। किससे है? दूध के उत्पादन से। तो ये सारा चीज आपको याद रहेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपको, एक ऑप्शन में है आपको मतलब कि अनाज उत्पादन से, ठीक है ना। तो अनाज उत्पादन से आपको हरित क्रांति जो है वो आपको क्या होता है कि जाने जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा हरित क्रांति। तो आइए सबसे पहले हरित क्रांति पर हम रिटर्न कुछ लिख देते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे आपको समझाएंगे। देखिए तो ये जो हरित क्रांति है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो आपको 1900 क्या कहते हैं 60 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में। याद रखिएगा कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी शुरुआत, वो कब हुई थी? 1960 के दशक में। किस दशक में? 1960 के दशक में। नहीं तो आप कह सकते हैं 1966-67 में। किस में? 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की क्या हुई थी, क्या आपको शुरुआत हुई थी। देखिए ऑप्शन में आपको 1966-67 नहीं रहेगा, 1960 के दशक रहेगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 1960 के दशक में या 1966-67 में जो भी रहेगा ऑप्शन में, आप इतने होशियार है 12th में आराम से आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा के बच्चा के यहाँ से जी रहेगा तो रहेगा, ठीक है। सीधे 12th में नहीं आ गया, 10th पास करके ना आए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मैच्योर है, आप वो चीज को कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। नहीं तो हम कहेंगे 1966-67 में, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत हो गया। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि हरित क्रांति का संबंध, देखिए टू द पॉइंट आते हैं। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपको क्या है जानते हैं? तो आपको अनाज से, क्या है? अनाज उत्पादन से। किससे है? अनाज उत्पादन से। हम अपने भारत की बात करें, ठीक है ना, कि हरित क्रांति की जो संबंध है किससे बताइए था? अनाज उत्पादन से। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का, ठीक है ना, कि आपको जो जनक है वो कौन है। तो देखिए तो भारत में हम जनक की अगर बात करते हैं तो आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए ध्यान से सुनिए, कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के क्या कहे जाते हैं? आपको जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, क्या जानते हैं कि जनक तो हो गया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विश्व स्तर पर इसके जनक कौन कहा जाते हैं। तो विश्व में जो इसके जनक कहे जाते हैं वो आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जो जनक है वो किसे कहा जाता है बताइए तो आपको नॉर्मन बोरलॉग को पूरे विश्व स्तर पर। लेकिन हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? क्या कहेंगे? तो आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए हरित क्रांति है क्या। तो हम कहेंगे कि 1960 के दशक में। किस दशक में? 1960 के दशक में भारत सरकार, कौन सरकार? भारत सरकार कृषि उत्पादन पर आत्मनिर्भर होने के लिए, ठीक है ना, किस पर निर्भर होने के लिए? कृषि उत्पादन पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत जो आपको किस्म के बीज है, क्या है? बीज है, ठीक है ना। रासायनिक उर्वरक है, क्या है? रासायनिक उर्वरक है। कीटनाशक दवाएं, नवीन जो कृषि यंत्र है उस सब का क्या किया? भरपूर प्रयोग किए। इसके फलस्वरूप उत्पादन में खूब ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, तो इसी को कहा गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है भारत में? 1960 के दशक में, या हम कहेंगे 1966-67 में। और इसका संबंध जो है आपको कृषि उत्पादन से, यानी कि अनाज उत्पादन से, ठीक है ना। और इसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में। और विश्व में कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारत के किस राज्य पर पड़ा था, ठीक है ना। तो देखिए तो हरित क्रांति से जो आपको सर्वाधिक प्रभावित राज्य था, क्या था? सर्वाधिक प्रभावित राज्य था वो कौन था जानते हैं? तो वह आपको पंजाब था। कौन था? पंजाब था, ठीक है ना। पंजाब के अलावा आपको हरियाणा, क्या है? हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हरियाणा के अलावा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हरित क्रांति से 3 राज्य जो था वो आपको सबसे ज्यादा क्या हुआ था कि आपको प्रभावित
प्रभावित हुआ था। क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। अगर हम इससे लाभान्वित फसल की बात करते हैं, इससे सबसे अधिक किस फसल को लाभ हुआ था? तो आपको गेहूं को हुआ था। सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था वो आपको दलहन पर पड़ा था। मतलब कि कम प्रभावित फसल जो रहा वो कौन रहा जानते हैं? तो आपको दलहन रहा। कौन रहा? कम प्रभावित फसल जो था वो आपको दलहन था। क्या था? दलहन था। तो हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ था जानते हैं? कि जो भारतीय गेहूं के बीज है, ठीक है ना, उसको मेक्सिको के बीज से संक्रमित कराया गया था। क्या किया गया था? संक्रमित कराया गया था। मतलब कि भारतीय गेहूं के बीज को मेक्सिको के गेहूं को बीज को मिलाकर एगो हाइब्रिड पौधा तैयार किया गया था। क्या किया गया था? हाइब्रिड पौधा जो कहते हैं, उन्नत नस्ल के पौधा जिसको कहते हैं, वो तैयार किया गया, ठीक है ना। या उसी को गाँव देहात के भाषा में कहते हैं दोगला पौधा। क्या कहते हैं? दोगला पौधा। नहीं देखते कि कभी कभी महिला सब जो गाड़ी देती रहती है दोगला पौधा, तो दोगला का मतलब होता है दो बीजों से बनने वाला, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1900 क्या होता है कि 60 के दशक में जो भारत सरकार है उसने अपने गेहूं के बीज क्या मेक्सिको के गेहूं के बीज को क्या किया था कि एक जगह मिला दिया था। मतलब दो बीज एक जगह मिल गया तो इससे क्या होगा? हाई लेवल के बीज बनेगा। क्या होगा? हाई लेवल के बीज बनेगा। तो हाई लेवल के बीज बनेगा तो उसको कहेंगे हाइब्रिड। क्या कहेंगे? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आपको ज्यादा उत्पादन देता है कि नहीं देता है? जैसे देखते होगा कि जेकरा पास हाइब्रिड रहल होगा बोल कौन चीज, मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सुनो मेरी बात, कि हाइब्रिड जो है, जो लोग आपको बोए होंगे क्या चीज जानते हैं कि आपको मतलब कि बोना नहीं कहेंगे, रोपे होंगे अगर आपको धान, तो देखते होगा उन लोगों का उत्पादन होगा। कोनो कहेगा हम 4 मन के कटा हुआ है, कोनो कहेगा 2 मन के कटा हुआ है। जो लोकल होता है ओका कितना 1 मन पूरे लिए बहुत है। क्या है? बहुत है। तो हाइब्रिड बीज की आवश्यकता हमको क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है ज्यादा बढ़ रही है, तो सबकी आवश्यकता को पूरा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि हरित क्रांति के दौरान भारतीय गेहूं के बीज को किस देश के गेहूं के बीज के साथ मिलाकर उन्नत नस्ल किस्म के बीज को तैयार किया गया था? हम क्या कहेंगे? मैक्सिको। हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं पूरे दुनिया में? नॉर्मल बोलो, ठीक है ना। और भारत में कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन कहा जाता है। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन थे? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रभावित फसल कौन? सबसे कम कौन? दलहन। उम्मीद है कि हरित क्रांति को आप लोग समझ गए होइएगा कि। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न अब क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अभी बताया था 1969 में। क्या है? 1969 में 14 बड़े बैंकों का 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको मतलब क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको कब हुई थी जानते हैं? 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। तो आइए इस पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि आपको चर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक हो जाएगा हमारा भारतीय सांख्यिकी। क्या जाएगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। क्या है? संस्थान। तो देखिए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी जानते हैं? तो आपको 1931 में। कितना हुई थी? 1931 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और इसके जो संस्थापक थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। क्या है? पीसी महाल, ठीक है ना, महालनोबिस। क्या है? पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पीसी महालनोबिस जो थे आजादी के बाद क्या हुए थे कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक सलाहकार थे। क्या थे? आर्थिक सलाहकार थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पीसी महालनोबिस किसके आर्थिक सलाहकार थे? तो क्या कहेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये आपको आर्थिक सलाहकार थे। किसके? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक सलाहकार कौन थे बताइए? तो पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, आर्थिक सलाहकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको 29 जून को, कितना को? 29 जून को, क्योंकि 29 जून को ही क्या हुआ था कि आपको यानी कि पीसी महालनोबिस जी का जन्म हुआ था, इसीलिए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपको 29 जून को। तो याद रहेगा कि 29 जून को क्या मनाया जाता है? आपको राष्ट्रीय, ठीक है ना, सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है बताइए? तो ये आपको 29 जून को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर बताइए? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। और ये जो पीसी महालनोबिस है ये आपको क्या थे कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के क्या थे कि आपको वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। मतलब कि भारत में जो दूसरा पंचवर्षीय योजना बना था 1956 से 51 की अवधि वाला, उसको तैयार करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे कौन निभाए थे? पीसी महालनोबिस ने, ठीक है ना। और ये आर्थिक सलाहकार थे किसके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझ जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ देखिए, और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपको इच्छा है तो ये भी लिख लीजिए कि 20 अक्टूबर को क्या मोतीलाल ये सब पढ़ाए हुए हैं। चलिए तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। वो फाउंडेशन बैच में जो भी पढ़ रहा होगा
सभी पढ़ा होगा, पहले के चैप्टर में पॉलिटी के पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको पीसी महालनोबिस का नाम आया था, ठीक है ना। तो तू सब आया क्रैश कोर्स में, तो तुरंत की पता है कि हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, ठीक है ना। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला कोर्स होता है, ठीक है ना, कैसा उठेल ठाल के आपको पास हो जाना है। तो देखिए, तो 20 अक्टूबर को क्या होता है बताइए, विश्व सांख्यिकी दिवस, और जबकि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऐसे कई सारे दिवस है जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि आपको 5 जून को क्या है, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस, क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, नहीं क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। आप इसको याद रखेंगे, कब मनाया जाता है बताइए। हाँ, तो आपको 5 जून को, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 8 जून को विश्व महासागर दिवस, क्या है, विश्व महासागर दिवस। 30 जनवरी को जो होता है शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस, गांधी जी के वही दिन आपको क्या हुआ था, नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे दिवस है, जैसे मान के चलिए। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जानते हैं, 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, क्या। फिर आपको 15 जनवरी को क्या है, 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को पता है कि मेरा जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, हाँ तो ये मजाक वाला बात हो गया, ठीक है ना। देखो वैसे 15 जनवरी को मेरा भी जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन 15 जनवरी को आपको क्या होता है जानते हैं ना, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। हालांकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, लेकिन 15 जनवरी को हर एक बच्चे का सपना होता है इंडियन आर्मी। क्या होता है, इंडियन आर्मी होता है ना। ऐसे में से के सपना इंडियन आर्मी, हाथ खड़ा करता भाई, 1 2 3 4 5, वाह कमाल है यार भाई साहब। 6 अग्रिम शुभकामनाएं इंडियन आर्मी के लिए, जय हिंद भाई पहले ही, ठीक है ना। हाँ मिलेंगे, जय हिंद, ठीक है ना। अगले बार जब मिलेगा तो आर्मी बन गया कि सर आर्मी बन गए, ठीक है ना। मिलने जरूर आना यार, ठीक है ना। बाकी कुछ तू हमको थोड़ी दे देगा, मिलने आएगा तो हमको खुशी मिलता है, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस हमको मिलेगा, बस इतना ही है। तो देखिए, तो 15 जनवरी को क्या होता है जानते हैं, कि आपको इंडियन आर्मी डे जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो देखिए, तो इंडियन आर्मी डे जान गए, तो इंडियन एयरफोर्स को भी जान लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स डे जो होते हैं वो आपको 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, ठीक है ना। और जब इंडियन एयरफोर्स जान लिए तो इंडियन नेवी को जान लेते हैं। तो इंडियन नेवी डे जो होते हैं वो आपको 4 दिसंबर को क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। तीनों याद रहेगा सेना वाला, क्या। अगर हम प्रश्न कर देंगे बाबू की कभी बताओ कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे, 15 जनवरी को, ठीक है ना। यानी कि भारतीय थल सेना दिवस जो होता है 15 जनवरी को, याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा कि थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अब फिर पूछ देंगे कि बताइए वायु सेना दिवस, क्या पूछ देंगे, वायु सेना दिवस। आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। कॉपी लेकर बैठना है और इसको अच्छे से लिखना है। तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में, आपको 8 अक्टूबर को, ठीक है ना। अब जल सेना जिसको कहते हैं नौसेना, तो नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है जानते हैं, आपको यानी कि 4 दिसंबर को, की तो सबको याद रखना है। फिर आ जाइए फरवरी में, तो फरवरी में आप लोगों को पता होगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, जो इंपोर्टेंट डे सब हम बता रहे, ठीक है ना। अब 14 फरवरी को ब्लैक डे, क्या है, ब्लैक डे में से बोलते कि मन में रहो थी कि सच्ची बोलते क्या वैलेंटाइन डे। अरे वैलेंटाइन डे 19 से पहले मनता था, लेकिन 14 फरवरी 2019 को आपको पता होगा कि पुलवामा अटैक हुआ था ना। तो उसके बाद से हर साल 14 फरवरी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे क्या हुए थे कि आपको सीआरपीएफ के 44 जवान जो थे वो आपको शहीद हो गए थे, क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसीलिए 14 फरवरी को तू सब क्या मनाएगा बताओ, होता है ब्लैक डे। ब्लैक डे वैलेंटाइन नहीं मनाएगा, वैलेंटाइन हम लोग ना मनाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, हाँ संवैधानिक डे मनाना है, क्या संवैधानिक डे नहीं, ठीक है ना। मैं तो धरैया तो बड़ा मार लगता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला क्या है कि 21 फरवरी को, क्या है 21 फरवरी को, तो वो आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर मार्च में आ जाइए, तो 8 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आपको 21 मार्च में आ जाना है, तो 21 मार्च को जो होता है विश्व वन दिवस, ठीक है ना। 22 मार्च के विश्व जल दिवस, जो इंपोर्टेंट है उसको केवल बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर अप्रैल में आ जाइए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना। 18 अप्रैल को जो होता है वो आपको क्या मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को जो होता है पृथ्वी दिवस, क्या है, पृथ्वी दिवस। तो 3 को वहां से याद रखना है। मई में आइएगा तो 1 मई को क्या होता है, तो आपको मधु दिवस है। केवल 31 मई क्या आ जाइएगा, तो आपको क्या है, तो आपको विश्व तंबाकू रोधी दिवस, क्या है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 17 मई को आएंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस की। तो मई में इतना ही याद रखना है। जून में आइएगा तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद आपको 8 जून को विश्व महासागर दिवस, क्या है, विश्व महासागर दिवस। चलिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जुलाई में आना है तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, उसको याद रखना है। 29 जुलाई को बाघ दिवस। तो ये सब अगर चाहते याद रखना तो रखिए, ना मन है तो ना रखिए, ठीक है ना। उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, अगस्त में क्या है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो इस सब बात को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। देखिए दिवस वाले पे आपको कई सारे वीडियो भी जो होंगे वो आपको मिले होंगे, ठीक है ना। जैसे जाइएगा चैनल के प्ले लिस्ट में, ठीक है ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिवस वाले वीडियो भी मिल जाएंगे किसी न किसी टॉपिक में। तो आप उसको पूरा क्या कर लेंगे कि बढ़िया से A to Z अगर देख लेते हैं तो एक भी दिवस से पूछा
पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको नहीं मतलब छूटेंगे। दिसंबर में है तो देखिए दिसंबर से जैसे पूछा जाएगा आपको एड्स दिवस, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है ना। 3 दिसंबर को क्या होता है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो आपको महापरिनिर्वाण दिवस है उसको मनाया जाता है। तो इन सब बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। फिर इसके बाद नवंबर में आएंगे तो 14 नवंबर को क्या होता है कि आपको चाचा जी के जो होते हैं जन्म दिवस पर आपको बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब अरे जैया चाचा के कलम कांड जन्मा ना तो समझ में आ जाएगा कि चाचा कितना बड़ा अयास थे, क्या थे अयास थे, ठीक है ना। खैर छोड़िए चाचा के अयास से हमको क्या लेना देना है, ठीक है ना। चलिए तो हो गया क्लियर, अरे हो गया भाई, इसको फटाफट क्लियर कर दीजिए।